वहीद भाई की आवाज़ गरजी और उन्होंने मेरा बाजू इतनी ज़ोर से झटका कि मैं दहलीज पर मुंह के बल जा गिरी। मेरी आंखों के सामने मेरा अधजला पासपोर्ट पड़ा था, जिससे अभी भी धुआं उठ रहा था, और मेरे कानों में मेरी नंद के जहरीले कह के गूंज रहे थे, देख क्या रही हो, दफा हो जाओ यहाँ से, और भूल जाओ कि नमान नाम का कोई शख्स जिंदा भी है। वहीद भाई ने हकारत से मुझ पर थूका। मैंने कांपते हुए सर उठाकर उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में अजीब सी अजनबियत और वहशत थी। वही वहीद भाई जो मुझे हमेशा सर झुकाकर बहन कहते थे, आज मुझे कूड़े की तरह बाहर फेंक रहे थे। भाई, खुदा के लिए मेरी बात तो सुने। मैं बस इतना ही कह सकी। मेरे हाथ जोड़े हुए थे। मत लो मेरा नाम अपनी नापाक जुबान से। उन्होंने दरवाजा जोर से मेरे मुंह पर दे मारा। लोहे का गेट बंद होने की आवाज के साथ ही मेरी दुनिया में अंधेरा छा गया और मैं सड़क पर तन्हा रह गई। मुझे क्या मालूम था कि गिज़िल्दे से शुरुआत है या किसी बहुत बड़े मंसूबे का हिस्सा। मेरा नाम हरीम है। मैं उस रात को याद करूं तो आज भी रूह कांप जाती है, लेकिन उस रात तक पहुंचने से पहले आपको ये जानना होगा कि मैं कौन हूं और इस दलदल तक कैसे पहुंची। मैं एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। हम कुल 3 बहनें थीं और सबसे छोटा हमारा एक लाडला भाई था। मेरे अब्बा एक मजदूर थे, जिनके हाथों के छाले कभी ठीक नहीं होते थे और जिनकी कमीज़ का पसीना कभी खुश्क नहीं होता था। मैं बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए घर की जिम्मेदारियों और अब्बा की पेशानी पर पड़ी फिक्र की लकीरों को वक्त से पहले समझने लगी थी। जैसे ही मैंने एफए का इम्तिहान पास किया, घर में मेरी शादी की बातें होने लगी। वजह सिर्फ गुर्बत नहीं थी, बल्कि अब्बा की गिरती हुई सेहत थी। वो अक्सर खांसते हुए कहते, शमीम, मेरा वक्त कम है। मैं चाहता हूँ कि आंखें बंद होने से पहले हरीम को अपने घर का कर दूँ। बेटियों का बोझ मजदूर के कंधों पर सबसे भारी होता है। अम्मी उन्हें दिलासा दी थी, ऐसी बातें ना करें जी, अल्लाह मालिक है, अभी बच्ची है वो। लेकिन अब्बा का इसरार बढ़ता गया और उन्होंने मेरी फुफ्फो से बात की। फुफ्फो की शादी एक अमीर घराने में हुई थी और वो हमारे खानदान की सबसे बासर खातून समझी जाती थी। अब्बा ने उनसे कहा कि अपने ससुराल या जान पहचान में मेरे लिए कोई मुनासिब रिश्ता देखें। कुछ ही दिनों बाद फुफ्फो हमारे घर तशरीफ लाईं तो उनके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। भाई साहब, आपकी परेशानी का हल निकाल लाई हूँ। मेरे ससुराल वालों में से एक रिश्ता है, लड़का दुबई में होता है, लाखों में खेलता है। अम्मी ने हैरत और खुशी से पूछा, दुबई में? लेकिन बाजी, हम तो गरीब लोग हैं, वो हमें कबूल करेंगे? फुप्पो ने 5 चबाते हुए इत्मीनान से कहा, अरे भाई, लड़का मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन नौमान नाम है उसका, माशाल्लाह बरसरे रोजगार है। हाँ, उम्र भी हरीम से काफी बड़ा है, लेकिन मर्द की उम्र कौन देखता है जब जेब भरी हो। अब्बा ने झुककर पूछा, लड़के के घर में कौन कौन है? बाप तो काफी अर्सा पहले वफात पा चुका है। घर में बस एक बूढ़ी माँ है और 2 बहनें हैं जो शादीशुदा हैं। नौमान इकलौता बेटा है, बहनें अपने घरों की हैं। माँ अकेली है तो समझो राज करेगी तुम्हारी बेटी। बस वो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं क्योंकि नौमान छुट्टी पर आया हुआ है। अब्बा की आंखों में एकदम चमक आ गई। उन्हें लगा जैसे उनकी दुआएं कबूल हो गई हैं। मुझे मंजूर है बाजी, अगर लड़का अच्छा है तो हमें उम्र के फर्क से कोई मसला नहीं, बस मेरी बच्ची सुख का सांस ले। रिश्ता तय पाया और वो लोग मुझे देखने आए। नौमान की माँ और बहनों ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी नज़रों में एक अजीब सी जांच पड़ताल थी, लेकिन जैसे ही नौमान ने मुझे देखा, उसने अपनी माँ के कान में कुछ कहा और मुस्कुरा दिया। वो लोग हाँ करके चले गए। मुझे क्या मालूम था कि जिसे अब्बा राज करना कह रहे हैं वो दरअसल कांटों की सेठ साबित होगा। नौमान वाकई शरीफ इंसान नजर आते थे, लेकिन उनके पीछे खड़ी उनकी माँ और बहनों की आंखों में जो सर्द महरी थी, वो हम में से कोई न पढ़ सका। मेरी किस्मत का फैसला हो चुका था और मैं सादगी से अपनी बर्बादी की तरफ पहला कदम बढ़ा रही थी। शादी की तैयारियां इतनी तेजी से हुई कि मुझे संभलने का मौका ही न मिला। अब्बा की तबीयत और नौमान की छुट्टियों की किल्लत की वजह से सब कुछ हंगामी बुनियादों पर हुआ। मैंने एक सादा से जोड़े में अपने माँ बाप के घर से रुखसत होकर नौमान के घर कदम रखा। मेरे दिल में हजारों वसवसे थे कि एक गरीब घर की लड़की एक खुशहाल घराने में कैसे एडजस्ट करेगी, मगर नौमान के रवैये ने पहले ही दिन मेरे सारे डर खत्म कर दिए। शादी की पहली रात नौमान मेरे पास आए तो उनके चेहरे पर एक संजीदा मगर नर्म मुस्कुराहट थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और इंतहाई नर्म लहजे में बोले, हरीम, मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे उम्र में काफ़ी बड़ा हूँ और शायद तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा ना हूँ, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए। उनकी बात में इतनी सच्चाई थी कि मेरा दिल उनके एहतराम से भर गया। मैंने धीरे से सर हिलाया तो उन्होंने मुझे सोने का एक सेट तोहफे में दिया, जो शायद मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी से भी ज्यादा कीमती था। अगली सुबह जो मेरी आंख खुली तो मैं डर रही थी कि सास और नंदों का सामना कैसे करूंगी, मगर वहां तो मामला ही उलट था। मेरी सास, जिन्हें मैं खाला कहती थी, मेरे पास आई और माथा चूम कर बोली, अरे मेरी बच्ची, तुम तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा हो। नौमान की पसंद वाकई लाजवाब है। अब तुम उस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी हो। आराम से उठो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मेरी दोनों नंदें शाजिया और नाजिया जो शादीशुदा थीं और ख़ास तौर पर मेरी शादी के लिए आई हुई थीं, वो भी मेरे साथ बहुत घुल मिल गई। नाजिया बाजी मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, आप तो बहुत प्यारी हैं, भाई की किस्मत जाग गई है, फिक्र न करें, हम आपको बोर नहीं होने देंगे। मुझे लगा जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ। हमारे माशरे में सास और नंदों के बारे में जो खौफनाक कहानियाँ मशहूर थीं, मेरा ससुराल उन सबसे मुख्तलिफ था। मैं खुद को दुनिया की खुशनसीब तरीन लड़की समझने लगी। अब्बा ने ठीक ही फैसला किया था।
غربت سے نکل کر مجھے ایک ایسا گھر ملا تھا جہاں عزت اور محبت دونوں وافر مقدار میں تھی۔ نعمان کے پاس پاکستان میں رکنے کے لیے صرف 1 مہینے کی چھٹی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ 1 مہینہ ہماری زندگی کا بہترین وقت ہو۔ وہ ہر روز مجھے باہر گھمانے لے جاتے، کبھی ہم مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھانے جاتے تو کبھی شہر کے بڑے شاپنگ مالز میں نے زندگی میں کبھی اتنی روشنیاں اور رونقیں نہیں دیکھی تھی۔ ایک رات جب ہم ڈنر کر کے واپس آ رہے تھے تو میں نے نعمان سے کہا، آپ مجھ پر اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں؟ میں تو سادہ سی لڑکی ہوں، مجھے ان سب چیزوں کی عادت نہیں ہے۔ نعمان نے مسکرا کر میرا ہاتھ تھاما اور گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بولے، حریم، میں یہ سب اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تم میری ذمہ داری بھی ہو اور میری خوشی بھی۔ میں نے سالوں پردیس میں اکیلے محنت کی ہے، اب جب تم میری زندگی میں آئی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ اس کمائی کا اصل حقدار کوئی موجود ہے۔ تم بس خوش رہا کرو۔ میں نعمان کی محبت میں گرفتار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ عمر میں بڑے ضرور تھے لیکن ان کا دل بہت جوان اور شفقت سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی محبت پا کر میں اپنی غربت، اپنا پرانا کچا گھر اور ماضی کی تمام محرومیاں بھولتی جا رہی تھی۔ ساس بھی مجھے بیٹیوں کی طرح رکھتی اور نندیں بھی، جب آتی تو ہنس کھیل کر وقت گزارتی، مگر وقت کو جیسے پڑ لگ گئے تھے۔ نعمان کی چھٹیاں ختم ہونے کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ اس 1 مہینے میں ہم نے بہت اچھا وقت گزارا تھا، لیکن اب جدائی کا خیال ہی میرے دل کو اداس کر رہا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ خوشیوں کا مہینہ دراصل ایک طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی اور میرے سر پر ایک ایسی سازش کا جال بنا جا رہا تھا جس کی میں تصور میں بھی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ نعمان کے واپس دبئی جانے کے دن قریب آتے جا رہے تھے اور میرا دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ڈوبتا جا رہا تھا۔ بے شک میرا سسرال بہت اچھا تھا اور مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن شوہر کے بغیر رہنے کا تصور ہی میرے لیے سہانے روح تھا۔ میں سارا دن خود کو کاموں میں مصروف رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن جیسے ہی رات ہوتی اور نعمان کو پیکنگ کرتے دیکھتی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ ایک دن نعمان الماری میں اپنے کپڑے سیٹ کر رہے تھے کہ مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ فوراً میرے پاس آئے اور میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولے، حریم، تم کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ میں کوئی ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہا، یہ تو بس روزگار کی مجبوری ہے، ورنہ میرا دل بھی تمہیں چھوڑ کر جانے کو نہیں مانتا۔ میں نے سسکتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں نعمان، لیکن میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میں آپ کے بغیر اس گھر میں کیسے رہوں گی؟ مجھے آپ کی عادت ہو گئی ہے۔ نعمان نے مسکراتے ہوئے میرے آنسو صاف کیے اور ایک ایسی خبر سنائی جس کی مجھے بالکل توقع نہیں تھی۔ تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری شادی ابھی نئی ہوئی ہے، اس لیے میں تمہیں بہت جلد اپنے پاس دبئی بلا لوں گا۔ بس تمہارا پاسپورٹ اور ویزا وغیرہ بن جائے اور کاغذات پورے ہوں گے تو تم جلدی ہی میرے پاس آ جاؤ گی۔ میں حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ان کا منہ تکنے لگی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ لیکن نعمان، آپ تو اکلوتے بیٹے ہیں اور آپ کی ماں یہاں اکیلی رہ جائیں گی، اگر میں بھی چلی گئی تو ان کا خیال کون رکھے گا؟ وہ تو بوڑھی ہیں۔ نعمان نے اطمینان سے جواب دیا، دیکھو حریم، یہ کچھ دیر کی ہی تو بات ہے، ویسے بھی بڑی بہن کی شادی قریب ہی تو ہوئی ہے اور چھوٹی بھی پاس ہی رہتی ہے، وہ دونوں باری باری آ کر اماں کا خیال رکھ لیں گی۔ پھر جیسے ہی میں اپنا کاروبار مکمل طور پر پاکستان شفٹ کروں گا تو ہم دونوں ہی یہاں آ جائیں گے، لیکن ابھی حالات ایسے ہیں کہ تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ میں وہاں اکیلا رہ رہ کر تھک گیا ہوں۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی، کیونکہ ہر لڑکی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ رہے، اور ویسے بھی ہماری شادی کو صرف 1 مہینہ گزرا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اتنا خیال رکھنے والا شوہر دیا ہے۔ اگلے دن میں اپنے میکے گئی تو میری سہیلیاں اور رشتے دار میری قسمت پر رش کر رہے تھے۔ میرے بچپن کی سہیلی صبا نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، یار حریم، تو قسمت کی دھنی نکلی، ہم نے تو ہمیشہ غربت اور تنگی دیکھی ہے، لیکن تیرے شوہر نے تو آتے ہی تیری زندگی بدل دی، سنا ہے تجھے دبئی بلا رہا ہے۔ میں نے شرماتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں صبا، وہ کہہ رہے تھے کہ کاغذات تیار ہوتے ہی مجھے بلا لیں گے، وہ میرے بغیر وہاں نہیں رہنا چاہتے۔ ماں نے بھی میری پیشانی چومی اور دعائیں دی، اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے بیٹی، بس اپنے گھر کو سنبھال کر رکھنا، ساس کی خدمت کرنا اور شوہر کی فرمانبرداری کرنا۔ آخرکار وہ منحوس گھڑی آ گئی جب نعمان کو واپس جانا تھا۔ ایئرپورٹ جاتے وقت میرا دل بہت اداس تھا، لیکن نعمان نے مجھے ڈھیروں تسلیوں کے ساتھ رخصت کیا۔ ان کے جاتے ہی گھر میں جیسے ویرانی چھا گئی۔ وہ کمرہ جہاں میں نعمان کے ساتھ ہنستی کھیلتی تھی اب مجھے کھانے کو دوڑتا تھا، ہر چیز میں ان کی یاد بسی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور سوچا کہ اب مجھے ساس اور نندوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، لیکن نعمان کے جاتے ہی گھر کی فضا میں ایک عجیب سی تبدیلی آ گئی تھی۔ میری ساس جو مجھے بیٹی کہتی تھی، ان کے لہجے میں اچانک روکھا بنا گیا تھا۔ وہ اور میری نندیں آپس میں خسر پسر کرتی رہتی اور جیسے ہی میں قریب جاتی تو چپ ہو جاتی۔ میں حیران تھی کہ یہ اتنا محبت اور عزت دینے والی خواتین اچانک سے کیسے بدل گئی۔ کیا میں نے کوئی غلطی کر دی ہے یا یہ محض میری اداسی کی وجہ سے میرا وہم ہے؟ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید نعمان کے جانے کا دکھ انہیں بھی ہے، اس لیے وہ خاموش ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ان کے دلوں میں میرے خلاف کیا لاوا پک رہا ہے۔ نعمان کے جانے کے بعد میرا واحد سہارا وہ فون کالز تھیں جو وہ روزانہ رات کو مجھے کرتے تھے۔ دن بھر کی تھکن اور ساس نندوں کے بدلتے رویوں کا زہر ان کی چند میٹھی باتیں دھو دیتی تھی۔ نعمان مجھے کال پر یہی یقین دلاتے کہ بس کچھ دن اور صبر کر لو، پھر ہم ہمیشہ ساتھ ہوں گے۔ ایک رات نعمان نے فون پر بڑے جوش سے بتایا، حریم، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارا پاسپورٹ بن کر آ گیا ہے اور ویزا پروسیسنگ بھی آخری مراحل میں ہے۔ ایجنٹ نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 20 دن لگیں گے اور تم میرے پاس دبئی میں ہوگی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، خوشی کے مارے میرے آنسو نکل آئے۔
मैंने भराई हुई आवाज़ में कहा, सच नुमान, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। यहाँ दिन काटना मेरे लिए अजाब हो गया है। आपके बगैर हर लम्हा सदियों जैसा लगता है। नुमान ने मुझे दिलासा देते हुए कहा, मैं जानता हूँ मेरी जान, मेरा भी यही हाल है। इसीलिए मैंने अम्मी के अकाउंट में कुछ रकम भेजी है। मैंने अम्मी से कह दिया है कि वो तुम्हें दे दें ताकि तुम अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर लो। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ आओ तो तुम्हारे पास हर चीज़ बेहतरीन हो, क्योंकि यहाँ हमारी सोशल लाइफ काफ़ी है और दोस्त अहबाब मिलने आएंगे। अगली सुबह मैंने झिझकते हुए सास से जिक्र किया तो उन्होंने मुंह बनाते हुए मुझे पैसे पकड़ाए, जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रही हूँ। ये लो पकड़ो, मेरा बेटा वहाँ परदेश में खून पसीना बहा रहा है और तुम यहाँ अयाशियों की तैयारियां कर रही। अभी शादी को हुआ है कितना अरसा है कि नए कपड़ों की ज़रूरत पड़ गई। उनका तंज मेरे दिल में तीर की तरह लगा, लेकिन मैं खामोश रही। मैंने बड़ी नंद शाजिया से कहा कि वो मेरे साथ बाजार चले ताकि मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीद सकूं। शाजिया का रवैया भी इंतहाई रूखा था। उसने पहले तो टाल मटोल की, लेकिन जब मैंने कहा कि नुमान बार बार पूछ रहे हैं तो वो बेदिली से तैयार हो गई। बाजार में शाजिया का रवैया मेरे साथ ऐसा था जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ। वो मेरे साथ चलने की बजाय मुझसे 2 कदम आगे चल रही थी, और जब मैं कोई चीज़ पसंद करती तो वह हकारत से रद्द कर देती। मैंने एक दुकान पर एक सूट पसंद किया और शाजिया को दिखाया। बाजी, ये रंग देखिए, कितना प्यारा है ना। नुमान को नीला रंग बहुत पसंद है। शाजिया ने सूट को हाथ लगाए बगैर दूर से ही देखा और तल्ख लहजे में बोली, तुम्हारे पास पहले ही कपड़ों के ढेर लगे हुए हैं। नुमान भला मर्द है, उसे क्या पता कपड़ों का। फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है, सस्ता सा ले लो कोई भी। वैसे भी घर में तो रहने तुमने। मैं हैरान रह गई कि ये वही शाजिया बाजी हैं जो शादी से पहले मेरी पसंद की तारीफें करते नहीं थकती थी। मैंने नरमी से कहा, बाजी, मैं तो बस नुमान की खुशी के लिए ले रही हूँ। उन्होंने खास तौर पर कहा था कि मैं अपनी पसंद की चीज़ें लूँ। शाजिया ने जहर खन मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा और बोली, हाँ हाँ पता है मुझे, तुमने तो मेरे भाई पर जादू कर दिया। जो तुम कहती हो वो आंखें बंद करके मान लेता है। लेकिन याद रखना भाभी, मर्द की मोहब्बत पानी के बुलबुले की तरह होती है, कब पट जाए पता भी नहीं चलता। इसलिए इतने ऊंचे ख्वाब मत देखो। उसकी बातें मुझे बहुत तकलीफ दे रही थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद घर के कामों की वजह से थकी हुई है या मूड खराब है। मैंने खामोशी से खरीदारी मुकम्मल की, हालांकि मेरा दिल चाह रहा था कि वहीं बैठकर रो दूं। वापसी पर रास्ते भर वो खामोश रहीं और घर पहुंचते ही अपनी माँ के कमरे में घुस गई, जहां वो दोनों काफी देर तक बातें करती रहीं। मुझे शक होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उन लोगों का रवैया सिर्फ मूड की खराबी नहीं लग रहा था, बल्कि उसमें एक गहरी नफरत छुपी थी। लेकिन फिर मैं ये सोचकर मुतमईन हो जाती कि बस 15-20 दिन की तो बात है। फिर मैंने नुमान के पास चले जाना है और हमेशा के लिए इस माहौल से दूर हो जाना है। मुझे क्या मालूम था कि ये नफरत कोई मामूली बात नहीं, बल्कि मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, जो एक तकमील के आखिरी मराहल में है। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार था। मेरा पासपोर्ट बनकर आ गया था और नुमान ने वीज़ा भी लगवा दिया था। अब बस चंद ही दिनों की दूरी रह गई थी। मैं नुमान के पास जाने के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ही रही थी और मेरा दिल खुशी से फूला नहीं समा पा रहा था। घर की फ़ज़ा में अगरचे एक अजीब सा खिंचाव मौजूद था, लेकिन मेरी अपनी खुशी इतनी बड़ी थी कि मैंने बाकी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। मैं अपने कमरे में बैग पैक कर रही थी और साथ साथ सोच रही थी कि नुमान मुझे देखकर कितने खुश होंगे। मैंने उनके पसंदीदा रंगों के कपड़े सबसे ऊपर रखे थे। अभी मैं उन्हीं ख्यालों में गुम थी कि दरवाज़ा खुला और मेरी सास अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह मसनूई मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि गहरी संजीदगी और उदासी छाई हुई थी। मैं जल्दी से खड़ी हो गई और अदब से पूछा, जी अम्मा जी, आप खैरियत से हैं? कोई काम था तो मुझे बुला लेती। सास धीरे से चलती हुई मेरे पास आई और मेरे बिस्तर के किनारे बैठ गई। उन्होंने गहरी नज़र मेरे पैक हुए सामान पर डाली और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, हरीम बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं उनके पास ही कालीन पर बैठ गई। मेरा दिल धक धक करने लगा कि जाने अब क्या बात होगी। उन्होंने ठंडी आह भरी और बोली, देखो बहू, मैंने अपने बेटे को बहुत मुश्किलों से पाला है। उसका बाप बहुत जल्दी दुनिया से चला गया था। मैंने लोगों के ताने सहे, अपनी जवानी उसकी परवरिश में लगा दी ताकि वो किसी काबिल बन सके। वो मेरा इकलौता सहारा है और मेरी जिंदगी की कुल कायनात है। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द और खौफ था जिसने मुझे जज्बाती कर दिया। मैंने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। अम्मा जी, मैं जानती हूँ नुमान भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो अक्सर मुझे बताते हैं कि आपने उनके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। सास ने मेरा हाथ सख्ती से पकड़ लिया और मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, तो फिर वादा करो कि तुम उसे कभी मुझसे दूर नहीं करोगी। मुझे डर है हरीम कि वो परदेश में है और अब तुम भी वहाँ जा रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों अपनी दुनिया में मगन हो जाओ और मुझे भूल जाओ। कहीं तुम उसे मुझसे छीन न लो। मैं उनकी बात सुनकर तड़प उठी। ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला एक माँ को उसके बेटे से कैसे दूर कर सकती थी? मैंने भराई हुई आवाज़ में कहा, अम्मा जी, आप ऐसा कभी सोचिएगा भी मत। वो आपका बेटा है और रहेगा। मैं उसे क्यों आपसे छीनूंगी? मैं तो खुद चाहती हूँ कि हम सब मिलकर रहें। नुमान जल्द ही अपना कारोबार यहाँ सेटल कर लेंगे, फिर हम दोनों वापस आ जाएंगे और आपके साथ रहेंगे। आपको अकेला छोड़ने का तो हम सोच भी नहीं सकते। मेरी बात सुनकर सास चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। उनकी नजरें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी, जैसे वो मेरे अंदर का सच तलाश कर रही हूँ। फिर वो अचानक खामोशी से उठी और बगैर कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई।
उनके जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक वहीं बैठी सोचती रही। मेरे दिल में ख्याल आया कि माँ है ना, इसलिए उनको ये धचका लगा है कि शायद मेरा बेटा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा। हालांकि नौमान तो काफ़ी सालों से बाहर थे, तो मेरे जाने पर ये ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? लेकिन उस वक्त मुझे उनकी बात बुरी नहीं लगी थी, बल्कि मैं उनके बारे में ही सोच रही थी कि शायद बुढ़ापे की वजह से वो गैर महफूज महसूस कर रही हैं। मैं नहीं जानती थी कि उनकी ये बातें ममता का डर नहीं, बल्कि एक नफरत भरी वार्निंग थी। वो मुझसे वादा नहीं ले रही थी, बल्कि मुझे अलविदा कह रही थी, लेकिन अपने अंदाज में। मैं सास की बातों को उनकी मोहब्बत समझकर मुतमईन हो गई और दोबारा अपनी पैकिंग में मसरूफ हो गई। जबकि मेरी बर्बादी का जाल बुनने वाले दूसरे कमरे में बैठकर मेरी रवानगी का नहीं, बल्कि मेरी तबाही का मंसूबा मुकम्मल कर रहे थे। आखिरकार वो दिन आ गया जब मैंने शाम की फ्लाइट से अपने शौहर के पास जाना था। सुबह का सूरज मेरे लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर तलु हुआ था। मैं बहुत खुश थी और खुशी खुशी सुबह सवेरे अपनी माँ से मिलने उनके घर गई। अम्मा ने मुझे गले लगाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा ने मेरा माथा चूमा और भराई हुई आवाज में बोली, जा मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अपने घर को ऐसे ही संभालना जैसे यहाँ हम सबका ख्याल रखती थी। सास ससुर की खिदमत में कोई कमी ना आने देना। मैंने अम्मा के हाथ चूमे और बोली, अम्मा आप फिक्र न करें, मैं वहाँ जाकर भी आपको रोज़ फ़ोन करूँगी। नौमान बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कभी मना नहीं करेंगे, और वैसे भी हम जल्द ही वापस आएंगे। आप बस अपना ख्याल रखिएगा और दवाई वक्त पर खाइएगा। मैं अपनी सहेलियों से भी मुख्तसर मिली, सबने मुझे मुबारकबाद दी और मेरी किस्मत पर रश किया। उन सब से मिलकर मैं वापस अपने ससुराल आ गई। मैंने अपनी सारी पैकिंग मुकम्मल की और बार बार चेक किया कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। थोड़ी ही देर के बाद नौमान ने दुबई से कॉल की। नौमान की आवाज़ में भी बेचैनी और खुशी थी। हरीम, तैयारी मुकम्मल है ना? मैंने शाज़े को कॉल कर दी है कि वो और वहीद तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ आए। तुम बस तैयार रहना, गाड़ी का इंतज़ाम हो गया है। मैं यहाँ बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी नौमान, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बस वहीद भाई और बाजी का इंतज़ार है। वो कहीं तो हम निकलें। मुझे भी आपके पास आने की बहुत जल्दी है। फ़ोन बंद करके मैंने इत्मीनान का सांस लिया। शाम का वक्त करीब था और फ्लाइट का टाइम हो रहा था। मैं अपने कमरे में बैग के पास खड़ी थी और आखिरी बार अपना हैंड बैग चेक कर रही थी कि पासपोर्ट और टिकट वगैरह महफूज है या नहीं। इतने में शाज़े बाजी कमरे में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जिसे मैं उस वक्त समझ न सकी। मैंने बैग की जिप बंद की और उनकी तरफ देखकर बोली, बाजी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वहीद भाई गाड़ी निकालें तो हम चलते हैं, कहीं देर ना हो जाए। ट्रैफिक का भी कोई भरोसा नहीं होता। शाज़ी बाजी ने दरवाज़ा पीछे से बंद किया और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे करीब आई। उन्होंने गहरी नज़र मेरे सामान पर डाली और फिर तंज़िया लहजे में बोली, बड़ी जल्दी है तुम्हें जाने की, ज़रा दिखाओ तो सही अपना वीज़ा और पासपोर्ट। मैं भी तो देखूं कि मेरे भाई ने तुम्हारे लिए क्या इंतज़ाम किया है। मैं हैरान हुई कि इस वक्त वो ये सब क्यों देखना चाहती हैं, लेकिन मैंने सादगी में अपना पासपोर्ट और कागजात उनकी तरफ बढ़ा दिए। ये ले बाजी, देख लें, नौमान ने सब कुछ बेहतरीन करवाया है। वीज़ा भी लग गया है और टिकट भी कन्फर्म है। शाज़ी ने मेरे हाथ से झपटते हुए अंदाज में पासपोर्ट छीना और कागजात को उलट पुलट कर देखा। उनके चेहरे के तासुरात पल भर में बदल गए। वो नफरत से मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम वाकई बहुत बेवकूफ़ हो हरी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से उड़कर वहां पहुंच जाओगी और हम देखते रह जाएंगे? मैं घबरा गई और एक कदम पीछे हटी। बाजी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरा वीज़ा लग चुका है और टिकट भी हो गई है। नौमान मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप प्लीज़ मेरा पासपोर्ट वापस करें, मुझे देर हो रही है। शाज़ी ने पासपोर्ट अपनी मुट्ठी में दबा लिया और जोर से कहकर लगाया, देर देर तो अब तुम्हें बहुत हो जाएगी। तू क्या समझती थी कि आते ही पूरे घर पर हुक्मरानी करती रहेगी और मेरे भाई को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाकर खुद उसके पीछे बाहर चली जाएगी? तुम वहां जाओगी और सारा पैसा खुद हड़प करोगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाजी, आपको गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तो कुछ देर के लिए जा रही हूँ, प्लीज मेरा पासपोर्ट दें वरना फ्लाइट निकल जाएगी। नौमान परेशान होंगे। शाज़ी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चीख कर बोली, हाँ हाँ, मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। तू वहां चली गई तो वो कहाँ माँ के पास पैसे भेजेगा? हमारे पास आते ही तूने हमारा भाई छीन लिया। वो पहले सिर्फ हमारा था, अब वो सिर्फ तुम्हारी सुनता है। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें वहां तक जाने ही नहीं दूंगी और तुम्हारे साथ वो करूंगी कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी से भी निकाल देगा। मैंने आगे बढ़कर उनसे पासपोर्ट लेने की कोशिश की। बाजी, ये जुल्म मत करें, अब नुमान नाराज होंगे अगर मैं ना पहुंची। लेकिन शाज़िया ने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं बिस्तर पर जा गिरी। मैं बिस्तर से उठी और दोबारा शाज़िया बाजी की तरफ लपकी ताकि उनसे अपना पासपोर्ट ले सकूं। बाजी, खुदा का खौफ करें, ये आप क्या कर रही हैं? मेरी फ्लाइट का वक्त निकल रहा है और आप यहाँ तमाशा कर रही हैं। मुझे जाने दें वरना मैं चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लूंगी। शाज़िया ने मुझे हकारत से देखा और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद किया। मेरे गाल पर उनकी उंगलियों के निशान छप गए और आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैं संभल भी न पाई थी कि उन्होंने मेरे बालों से पकड़कर मुझे दोबारा बिस्तर पर पटक दिया। बड़ी जुबान चलने लगी है तुम्हारी, सबको इकट्ठा करेगी तू? कर ले इकट्ठा। इस घर में मेरी और अम्मी की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या समझती है कि नौमान तुझे बचा लेगा? वो तो यहाँ है ही नहीं। मैं दर्द से कराह रही थी लेकिन मेरी नजरें अपने पासपोर्ट और वीजे पर थीं जो शाज़िया के हाथ में था। बाजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करें। नौमान मेरा इंतजार कर रहे हैं,
अगर मैं ना पहुंची तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। शाजिया ने पासपोर्ट लहराते हुए कहा, परेशान? अरे वो तो तब परेशान होगा ना जब उसे पता चलेगा कि उसकी प्यारी बीवी उसे धोखा देकर भाग गई है। मैं तो उसे यही बताऊंगी कि तुमने ये पासपोर्ट खुद जलाया है, क्योंकि तुम उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। ये कहकर शाजिया ने अपनी जेब से लाइटर निकाला। मेरी आंखें खौफ से फैल गईं। नहीं बाजी, ऐसा मत करें, मैं चीखी। शाजिया ने लाइटर जलाया और शोला कागजात के करीब ले गई। अब देख, तेरा ये दुबई जाने का ख्वाब कैसे राख होता है। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मैं पूरी ताकत से उठी और उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शाजिया मुझसे ज्यादा ताकतवर साबित हुई। हम दोनों के दरमियान छीना छपटी हो रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और वहीद भाई अंदर दाखिल हुए। मैंने उन्हें देखा तो मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। वहीद भाई हमेशा खामोश रहते थे और मुझे बहनों की तरह समझते थे। मैं रोते हुए उनकी तरफ भागी और उनके कदमों में गिर गई। वहीद भाई, खुदा के लिए मेरी मदद करें। देखिए बाजी क्या कर रही हैं, ये मेरा पासपोर्ट जला रही हैं। ये मुझे नौमान के पास नहीं जाने दे रही। आप तो समझदार हैं, इन्हें रोकिए प्लीज। वहीद भाई ने एक नजर मुझ पर डाली और फिर शाजिया की तरफ देखा। शाजिया थोड़ा घबराई, लेकिन फिर अकड़ कर खड़ी हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो वहीद? जाओ बाहर, ये औरतों का मामला है। वहीद भाई ने तेजी से आगे बढ़कर शाजिया के हाथ से पासपोर्ट और कागजात छीन लिए। इससे पहले कि आग उन्हें पूरी तरह अपनी लपेट में लेती, मैंने सुख का सांस लिया कि शुक्र है उन्होंने मेरे कागजात बचा लिए। शाजिया चीखी, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे जला देने दो। ये मनहूस हमारे घर पर कब्जा करना चाहती है। वहीद भाई ने कागजात अपनी जेब में डाले और उनकी आंखों में एक अजीब सी वहशत उतर आई। वो मेरी तरफ मुड़े और मेरी तवक्को के बरक्स उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर जोर से खड़ा किया। तुम चुप रहो शाजिया, तुम औरतों को काम करने का ढंग नहीं आता। आग लगाओगी तो धुआं उठेगा और मोहल्ले वाले इकट्ठे होंगे। इस मुसीबत का हल मेरे पास है। मैं हैरत से वहीद भाई का मुंह तकने लगी। आप ये क्या कह रही हैं? वहीद भाई ने मुझे इतनी जोर से झटका दिया कि मैं दरवाजे से टकराई। खबरदार जो मुझे भाई कहा। तुम जैसी लड़कियां भाई कहने के लायक नहीं होती। बहुत शौक है ना तुम्हें घर से निकलने का, तो चलो आज मैं तुम्हें निकालता हूँ। मैं सकत में आ गई। ये वही वहीद भाई थे जिनसे मैंने मदद मांगी थी। उन्होंने मेरा बाजू इतनी सख्ती से जकड़ रखा था कि मुझे लग रहा था हड्डी टूट जाएगी। वो मुझे घसीटते हुए कमरे से बाहर लाने लगे। शाजिया के चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट फैल गई। हाँ वहीद, यही ठीक है। इसे ऐसे धक्के देकर निकालो कि इसे अपनी औकात याद आ जाए। बाहर सहन में मेरी सास कुर्सी पर बैठी ये तमाशा देख रही थी। मैंने रोते हुए उन्हें पुकारा, अम्मा जी, खुदा के लिए मुझे बचा ले। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो आपकी बेटी थी। सास ने मुंह फेर लिया और सर्द लहजे में बोली, बेटियां घर जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं हैं। तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश की है, अब भुगतो अपना अंजाम। वहीद भाई मुझे घसीटते हुए मेन गेट की तरफ ले जा रहे थे। मैंने अपने पाँव जमीन पर जमाए और मजामत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत के सामने मेरी पेश नहीं जा रही थी। छोड़े मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नौमान को आने दे, मैं सब बता दूंगी। वहीद भाई रुके नहीं और गरज कर बोले, नौमान, भूल जाओ उस नाम को, अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें ऐसी जगह छोड़कर आऊंगा जहां तुम्हारा सुराग भी नहीं मिलेगा। और तुम लोग फिक्र मत करो, मैं नौमान को बता दूंगा कि ये घर से जेवर और पैसे लेकर भाग गई है। फिर देखना वो कैसे उसे अपनी जिंदगी से निकालता है। शाजिया ने पीछे से आवाज लगाई, हाँ ले जाओ इसे, और ख्याल रखना कि ये दोबारा इस गली में नजर ना आए। हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया इसने। वहीद भाई ने मेन गेट खोला और मुझे कूड़े के ढेर की तरह बाहर सड़क पर धक्का दिया। मेरी चादर मेरे कंधों से सिरक गई थी और मैं नंगे पांव सड़क पर खड़ी कांप रही थी। गली सुनसान थी और कोई मेरी मदद को आने